and welcome to all of you who have joined on this platform today. I'm Dr. Aparna Daraswal, Senior Consultant and Surgeon in the Eye Department of Asian Hospital, Faridabad. So today the topic I've chosen is cataract. कैटरेक्ट एक बहुत कॉमन डिजीज है जो आई में होती है, स्पेशली एल्डरली पॉपुलेशन में. एंड कैटरेक्ट सर्जरी इज अ कॉमनेस्ट सर्जरी जो की जाती है आई डिपार्टमेंट में. सो आई हैव नोटिस कि जब पेशेंट्स आते हैं फॉर कैटरेक्ट चेकअप और कैटरेक्ट सर्जरी तो उनके मन में और उनके फैमिली के मन में बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती है इसके बारे में जानने के लिए कि ये कैटरेक्ट क्या होता है. कैटरेक्ट को सफ़ेद मोतिया या मोतियाबिंद भी कहते हैं. So I've chosen this topic because this is a common topic and there is a lot of curiosity in the public to know about it. So I will try to explain कि ये disease कैसे होता है, pre-op में आपको क्या करना चाहिए, सर्जरी कैसे होता है, पोस्ट ऑप में आपको क्या केयर करना चाहिए, ये सारे टॉपिक्स मैंने कवर करने की कोशिश की है. So today I will be sharing all this information with you and I hope it will be very informative for you. So let's start with it. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ये कैटरेक्ट होता क्या है और ये कहाँ पे होता है आई में. तो जो आप ये देख रहे हैं ये आई का मॉडल है. हमारी आंख जो है आई बॉल एक बॉल की तरह होती है, लाइक यू कैन सी इन माय हैंड. सो दिस इज एन आई बॉल मॉडल. तो जब हम इसको अंदर से देखते हैं क्रॉस सेक्शन में, सो दिस इज व्हाट यू सी इन द पीपीटी. ये आई का मॉडल है और ये अंदर से उसकी डिफरेंट पार्ट्स हैं. सो लेंस इज हेयर, दिस इज द क्रिस्टलाइन लेंस और द नॉर्मल लेंस जो आई का लेंस होता है. और नॉर्मली ये ट्रांसपेरेंट होता है. जैसे एक सिंप्लीफाइड डायग्राम है आई की आपको समझाने के लिए. ये जो है ये लेंस है जो कि ट्रांसपेरेंट है, ये कॉर्निया है. तो ये दोनों मेन रिफ्रैक्टिव ऑर्गन्स हैं, आई के पार्ट्स हैं जो लाइट को एकदम शार्प फोकस करते हैं रेटिना पे. सो दैट्स हाउ वी सी अ क्लियर इमेज, हम क्लियरली देख पाते हैं. तो लेंस नॉर्मली हेल्दी टाइम पे ट्रांसपेरेंट होता है. और कैटरेक्ट में क्या होता है, सो दिस इज अ नॉर्मल आई. व्हेन यू सी अ नॉर्मल आई, आप किसी भी इंसान को देखते हैं, उसकी आंख में देखते हैं तो सेंटर में ये ब्लैक पोर्शन दिखता है आपको, प्यूपिल. सो दिस प्यूपिलरी एरिया इज नॉर्मली ब्लैक. दिस मीन्स कि लाइट जो है वो नॉर्मली आंख में एंटर कर रही है और आंख से एग्जिट कर रही है. तो आपको वहाँ वो वाली लाइट आपको नजर नहीं आती है, वो ब्लैक नजर आता है. सो दिस मीन्स दैट इट इज ट्रांसपेरेंट. लेकिन जब कैटरेक्ट होता है तो सम ऑफ द लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक एंड इट एंटर्स योर आई एंड यू आर एबल टू सी दैट एरिया. So that area turns whitish, इसीलिए इसको सफेद मोतिया कहते हैं. और अगर आप डायग्राम में देखें तो ये एक नॉर्मल लेंस है. नॉर्मल लेंस और कॉर्निया अच्छे से एक शार्प इमेज बना रहे हैं रेटिना पे, और ये कैटरेक्टिस लेंस है. सो व्हेन द लाइट इज ट्राइंग टू एंटर, पहले तो ये लाइट को ब्लॉक करता है और फिर जो बाकी लाइट है उसको ठीक से फोकस नहीं कर पाता क्योंकि ये डिजीज्ड है, ठीक से काम नहीं कर रहा. तो ये लाइट को हर डायरेक्शन में स्कैटर कर देता है. तो जो इमेज बनती है वो ब्लर्ड बनती है, तो हमको साफ नहीं दिखाई देता. सो दिस इज अगेन अ पिक्चर ऑफ द लेंस टू शो यू कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटरेक्ट क्या होते हैं. सो मेनली लेंस के 3 पार्ट होते हैं. ये न्यूक्लियस है, ये कॉर्टेक्स है और ये कैप्सूल है. सो जब न्यूक्लियस में कैटरेक्ट होता है तो उसे हम न्यूक्लियर कैटरेक्ट कहते हैं. सो कैटरेक्ट इज बेसिकली ओपेसिटी इन द लेंस, और ये लेंस के किसी भी पार्ट में हो सकती है. तो जब न्यूक्लियस में होती है तो न्यूक्लियर कैटरेक्ट है, जब कॉर्टेक्स में होती है तो कॉर्टिकल कैटरेक्ट होता है, और जब ये कैप्सूल के पास में होती है तो सब कैप्सुलर कैटरेक्ट कहते हैं. सो अगेन दिस इज a lens which has opacity. So this is what happens in the cataract in your eye. So what will you experience when you get cataract? आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कैटरेक्ट है? So आपको जो सिम्टम्स होंगे वो सबसे कॉमन सिम्टम है ब्लरिंग ऑफ विजन. जैसे मैंने बताया कि जो कैटरेक्टिस लेंस है वो ठीक से फोकस नहीं कर पा रहा, तो आप जो भी देखेंगे वो आपको धुंधला सा हेजी दिखेगा. ओके, सो ब्लरिंग ऑफ विजन इज मोस्ट कॉमन. क्लाउडी, हेजी विजन, कुछ भी कह लीजिए. वो डिस्टेंस के लिए भी हो सकता है और वो नियर के लिए भी हो सकता है. डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ कैटरेक्ट. जैसे न्यूक्लियर कैटरेक्ट में आपका नियर विजन अच्छा रहता है, डिस्टेंस में ब्लरिंग हो जाती है, और कॉर्टिकल कैटरेक्ट में दूर और पास दोनों का देखने में प्रॉब्लम हो सकती है. आपका चश्मे का नंबर बार बार चेंज होता है, और चश्मे का नंबर चेंज करने के बाद भी आपको साफ नहीं नजर आता, ब्लरी नजर आता है. तो इससे पता चलता है कि आंख में कुछ और प्रॉब्लम भी है, विच कैन बी कैटरेक्ट. और भी चीजें हो सकती हैं, बट कैटरेक्ट के भी यही सिम्टम्स होते हैं. आपको कलर्स जो है वो फेडेड नजर आएंगे, ब्राइट पिक्चर नहीं नजर आएगा, डल नजर आएगा. कभी कभी डबल विजन होता है और पॉलीओपिया भी होता है. जैसे आप इफ यू आर लुकिंग एट मून तो आपको बहुत सारे चांद नजर आ सकते हैं. और ग्लेयर होता है बिकॉज लाइट हर डायरेक्शन में स्कैटर हो रही है. तो जैसे आप ड्राइविंग कर रहे हैं थोड़ा रात में और सामने से कोई हेडलाइट की लाइट आती है तो आपको बहुत ज्यादा ग्लेयर होता है. जैसे
आप बोलते हैं कि आंखों में चोंधा लग रहा है, तो ये सब सिम्टम्स अगर आपको होते हैं तो आपको जाके चेक कराना चाहिए. यू कैन हैव कैटरेक्ट. So this is how a normal clear vision is. We all know that. And this is a hazy picture to show you how you will see in a cataractous condition. Or yeah, this is even more hazy. So it depends on the staging of the cataract. So I will also tell you a little about the staging. So this is a normal, this black portion is a normal reflex, and this is stage 1 cataract, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये न्यूक्लियर कैटरेक्ट के स्टेजेस हैं. तो ये स्टेज 1 है, जब न्यूक्लियस जो है वो ग्रे हो रहा है और आसपास में अभी क्लियर है. तो दिस इज स्टेज 2, जब न्यूक्लियस व्हाइट हो जाता है और हमको वो प्यूपिल में व्हाइट रिफ्लेक्स नजर आता है. उसके बाद अगर आप इस स्टेज में भी सर्जरी नहीं कराते हैं तो ये कैटरेक्ट जो है डेंस होता रहता है और ये येलो कलर का हो जाता है. सो दिस इज स्टेज 3. एंड इफ सर्जरी इज डिलेड because of any reason, even in stage 3, then you go to stage 4, जिसमें आपका लेंस बिल्कुल ब्राउन हो जाता है. एंड यू कैन सी द न्यूक्लियस का साइज कितना बड़ा हो गया, ऑलमोस्ट फुल ऑफ द लेंस इज टर्न इनटू न्यूक्लियस, और ये ब्राउन हो गया है. और जैसे जैसे ये डेंस होता जा रहा है वैसे वैसे आपका न्यूक्लियस हार्ड होता जाता है, तो उसको ब्रेक करने में उतनी ही मुश्किल होती है. सो दिस इज अ पिक्चर ऑफ एन आई विद अ डेंस कैटरेक्ट. सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हेन टू गेट ऑपरेटेड. आपको कब सर्जरी कराना चाहिए? तो एक सिंपल सा ये बात है कि जब भी आपका डे टू डे एक्टिविटीज करने में आपको डिफिकल्टी लगे, जो आप करना चाहते हैं या आपको करना जरूरी है, जैसे कुकिंग है, ड्राइविंग है, टीवी देखना है, मोबाइल देखना है, लिखना है, पढ़ना है, पेंटिंग करना है, कंप्यूटर वर्क करना है, अगर आपको ये सब चीजों में दिक्कत हो रही है डे टू डे वर्क में, देन यू नीड टू गो फॉर सर्जरी. और दूसरा कंडीशन है कि जब आपकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम है जहां आपका कैटरेक्ट इतना एडवांस नहीं है, एंड मे बी योर विजन इज लिटिल ब्लर्ड, बट इन सम केसेस यू हैव टू गेट ऑपरेटेड अर्ली ऑल्सो. जैसे सपोज आपका कैटरेक्ट इज इन स्टेज 2, पर अगर आपकी आंखों में कोई और वीकनेस है, जैसे आपका आइरिस वीक है, आपका प्यूपिल डायलेट नहीं होता है, या आपके कैप्सूल में वीकनेस है जिसमें कि सर्जरी के दौरान कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, तो ऐसे केसेस में आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे कि आप स्टेज 2 में या स्टेज 2 से थोड़ा पहले भी सर्जरी करवा सकते हैं. सो इट विल बी अ जॉइंट डिसीजन बिटवीन यू एंड योर डॉक्टर, जो भी आपकी आंख के लिए बेस्ट रहेगा. So mainly when you're seeing blurry and you're not able to do your day-to-day activities, that is the time to get it operated, unless you are advised otherwise by your doctor. And this is just a special instruction I want to give you. There is no specific drug which can delay the cataract, prevent the cataract, or treat the cataract in the eye without surgery. So the main treatment is surgical only, but you have to take a decision with your doctor when to get operated. So now you're diagnosed with cataract, you know that you have cataract. Now what do you expect कि आपका pre-op में आपको क्या-क्या टेस्ट होंगे, क्या करना है, आपको क्या एडवाइस दी जाएगी? तो pre-op चेकअप में बेसिकली आपको एक बार डिटेल चेकअप के लिए अपने डॉक्टर के पास आना होगा. तो आप उसमें आपकी आंखों में दवाई डाल के डायलेट करके आपके सारे आंखों के पार्ट्स चेक किए जाएंगे, आपका रेटिना चेक किया जाएगा. और देयर इज अनदर थिंग कॉल्ड बायोमेट्री, जिसमें हम आपकी IOL पावर कैलकुलेशन करते हैं कि आपकी आंखों में कितने पावर का लेंस चलेगा. तो हर आई की जैसे चश्मे की पावर अलग होती है, वैसे ही लेंस की पावर भी अलग होती है. तो हमें वो कैलकुलेट करना पड़ता है कि विच पावर ऑफ लेंस इज सुटेबल फॉर योर आई. And you will be advised certain medications a few days before surgery, like antibiotic drops to prevent any infection. And if you need any special blood test, अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है मेडिसिन में, आप डायबिटिक हैं या हार्ट डिजीज है, कुछ और साथ में रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो उन सबको चेक किया जाएगा that everything is under control. Only then you can go ahead for cataract surgery. And you will be sent for a physician referral only if required. Okay. Now the next question many people ask me जब वो आते हैं कैटरेक्ट सर्जरी के लिए कि सर्जरी होता कैसे है, आप क्या करते हो, लेंस कैसे चेंज होता है. तो आपको मैं सिंपल वे में थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगी कि इसमें बेसिकली क्या करते हैं. सो द सर्जरी इज कॉल्ड फेको एमल्सिफिकेशन, और वी कॉल इट MICS, माइक्रो इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी, या MICS फेको. So phacoemulsification में incision is a little larger. It is 2.8 to 3.2 millimeters, and micro incision cataract surgery में the incision is even smaller. Okay. So at Asian Hospital we are doing all the surgeries under topical anesthesia.
where no injection is given for the surgery, only topical anesthesia is given. आपकी आंखों में ड्रॉप्स डाले जाते हैं जिससे आपकी आंख सुन्न हो जाती है और आंख के अंदर थोड़ी सी एक मेडिसिन सोल्यूशन डाली जाती है जिससे आपकी आंख अंदर से भी नम हो जाती है, तो आपको इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। इसका फायदा ये है कि आपके लिए बहुत कंफर्टेबल है, आपको इंजेक्शन का पेन नहीं होगा, इंजेक्शन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस नहीं है और द विजुअल रिकवरी इज फास्टर एंड इट्स ऑफ कोर्स वेरी कंफर्टेबल फॉर द पेशेंट। So this is what is done in phacoemulsification basically. This is the cornea. ठीक है, ये आपका प्यूपिल जो है डायलेट कर दिया गया है, जो हम चेक करने के लिए करते हैं या सर्जरी के लिए करते हैं। तो यहाँ पे हम एक इंसिजन देते हैं कंजक्टिवा और कॉर्निया के जंक्शन पे, जिसे लिम्बस कहते हैं। एक ये शार्प केराटोम या ब्लेड हम यूज करते हैं, वी मेक दिस ओपनिंग ऑफ 2.8 millimeters और 2.2 millimeters डिपेंडिंग ऑन द सर्जरी वी आर डूइंग, whether phaco or MICS. Okay, so the incision size is different, but basically the surgical process is same. So we enter the eye and then this is a phaco probe. ठीक है, ये जो फेको होती है, फेको एमल्सिफिकेशन का मतलब है कि आप एक अल्ट्रासाउंड, हाई अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी की पावर यूज करके लेंस को इमल्सिफाई कर रहे हैं, मतलब उसको घोल रहे हैं, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर रहे हैं। So this is how the cataract is then divided into pieces using this metallic tip of the phacoemulsification probe. इसके छोटे छोटे पीसेस करके इसके इस प्रोब के अंदर वैक्यूम होता है जो वो पीसेस को इमल्सिफाई करके पानी में मिक्स करके साथ साथ में वैक्यूम से खींचता जाता है। तो अल्टीमेटली होल ऑफ दिस कैटरेक्ट, ये जो व्हाइट पोर्शन दिख रहा है, इसको हम इसी छोटे से इंसिजन में से रिमूव कर देते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव टू पुट IOL। जब हम आंख से लेंस निकालते हैं तो हमें उसकी जगह आर्टिफिशियल लेंस डालना पड़ता है, क्योंकि लेंस की एक फंक्शन है आई में फोकसिंग की। इफ यू डोंट हैव अ लेंस इन योर आई देन एवरीथिंग विल बी ब्लर्ड, आपको फोकस नहीं दिखेगा, तो इसलिए लेंस डालना जरूरी होता है। तो ये आर्टिफिशियल लेंस होता है, फोल्डेबल लेंस, जो इस तरह के इंजेक्टर्स होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इंजेक्टर्स। सो दिस इज अ टाइप ऑफ इंजेक्टर। इंट्राओकुलर लेंस ऐसे होता है, ये बहुत सॉफ्ट और फोल्डेबल होता है, तो इसको ऐसे रोल करके हम एक इंजेक्टर के अंदर फिट कर देते हैं और फिर वो इंजेक्टर का टिप हम आंख के अंदर डालते हैं और ये लेंस को अंदर पुश करते हैं, तो लेंस अंदर जाके खुल जाता है। लाइक व्हाट पिक्चर यू आर सीइंग राइट नाउ इज अ लेंस व्हिच इज ट्राइंग टू अनफोल्ड इन द आई। तो उसको सही प्लेस पे जाके छोड़ा जाता है, सॉरी, तो ये अंदर जाके अनफोल्ड हो जाता है। सो दिस इज द लेंस व्हिच इज अनफोल्डेड इन द आई। तो इस तरह से आपका ये कैटरेक्टस लेंस निकल गया, दिस वाइट पोर्शन, और ये आर्टिफिशियल लेंस उसकी जगह पे फिट हो गया। सो दैट्स हाउ वी आर एबल टू डू इट थ्रू अ स्मॉल इंसिजन, almost 2.2 millimeter incision. So that is the basic surgery what we do. The lens can be different and the little processes can be different in different eyes according to the cataract, but the basic procedure is same. So these are the different type of lenses. Again people ask us कि कौन-कौन से टाइप के लेंस होते हैं, हमको कौन सा डलवाना चाहिए। Are the newest addition in the multifocal lenses. They have 3 focuses. Now they are specially designed for the people who are doing computer work, who have to do this job and they are looking at the computer screen all day. So only distant lens will not work for them, or only distant and near correction will not work for them. So there are 3 focus in the trifocal lens. So this is a new version of the multifocal lens. So these are the main types of lenses. So after your initial checkup, dilated checkup, आपका reflection, fundus checkup, so this will be decided which lens is fit for you. So like I said you, so ये सारा आपका checkup हो जाएगा, then you will be given a date for the surgery, and on the day of the surgery, what you expect is you will get discharged on the same day because it's a daycare surgery. You will not, you do not require to stay in the hospital. So few hours in the daycare, pre and post-op. In the pre-op period, there will be some tests will be run on you, and in the post-op period, you will just rest after the surgery for a couple of hours, and after that, we remove your bandage and send you home. And before sending you home, detailed instructions are given about the post-op care verbally and also in the printed form. So I will just run you through the important points which you have to take care after the cataract surgery. The most important is to follow the schedule of the eye drops given to you. There are 3 or 4 eye drops which you need to put in your eye. So आपको वो बिल्कुल टाइम पे डालना है जिस तरह से आपको बताया गया है. And the right way to put eye drops is आपको अपना अपर लिड को टच नहीं करना है, लोअर लिड को पुल करना है और आई ड्रॉप इंस्टेल करना है. तो आई ड्रॉप जो भी आप, इट इज एडवाइजेबल कि शुरू के कुछ दिनों में आप खुद ना डालें बिकॉज देन यू कैन टच योर आई एक्सीडेंटली. तो किसी और से आप बोल सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर से आपको आई ड्रॉप्स डालने के लिए. जो भी आई ड्रॉप्स डालेगा
वो पहले अपने हैंड वॉश करेगा, हाथ साफ करेगा, फिर आई ड्रॉप की बोतल को खोल के थोड़ी दूर से बस just one drop is to be put in the eye, okay? And it has to be taken care that you're not touching the tip of the nozzle and you're not touching the tip to the eye, okay? So this is important. Then it's very important to keep your eyes protected in the post-op period during the first few weeks, because your eye is essentially an open wound. We have given an incision, but that incision is not watertight in the initial days, okay? So you have to be very careful that any dirt or any dirty material is not entering your eye, because then it can go inside your eye and cause infection. So that's why the first few days and weeks are very important. So after we remove the bandage, when we send you home, we cover your eye with a clear or a green colored shield. Okay, it is to protect your eye from dirt, accidental touch, rubbing, and pollutants. This shield you have to wear for 4 to 5 days post surgery while sleeping also. And during the day, you can wear a tinted glass to protect your eye from harsh light, dirt, and accidental touch again. Okay, you are allowed to take bath. आप नहा सकते हैं, लेकिन neck down. Okay, and you have to be very careful that you are not splashing water, especially dirty soapy water, in your eye. So it is best to avoid putting water over your eye or over your head for the first 2 weeks after surgery. You are normally called the next day for your post-op appointment. It is very important not to miss it, because we check how your healing is going on and we adjust the medications if required. Okay. Next appointment will be approximately 2 to 3 weeks post surgery, where we again check your eye and we give you the reflection or glasses for reading if you need them. So other things you can do to keep your eyes protected is you don't have to clean your you have to avoid cleaning your face by splashing water. You can use boiled cotton, or nowadays sterile wipes are available. You just have to open the pack of the sterile wipe and gently clean around your eye. And please be very careful not to put pressure on the eyeball. Okay. So obviously, rubbing and scratching of your eyes is not allowed. Swimming is not allowed, and avoid eye makeup during the first 2 weeks at least. So do not participate in any strenuous exercise, heavy lifting, or bending during the first 2 weeks. So the last question is the surgery safe during this COVID period? So yes, it is safe. We have done like hundreds of surgeries during the past year, and all of them are doing very well, because we take all the precautions here at Asian to make sure the OPD staff, the daycare staff, the OT staff, eye staff, everybody is trained to keep you properly safe and take all precautions. But I would still advise that you keep your mask, preferably N95 mask, on all the time when you're in the hospital for pre-op checkup, for surgery, for post-op, and keep sanitizing your hands. Okay. So thank you for your time. I hope that this was informative for you. If you have any questions, you can please ask them. Okay, so the first question is, can cataract surgery be performed on both eyes in a single session? Yes, nowadays it is being performed, but it is more of a personal choice for the doctor. I do not prefer it. I do not prefer operating on both the eyes on same day. I usually take at least a gap of 2 to 3 days. It is more comfortable for the patient, and it is also advisable not to do surgery on the same day because of the risk, like some of the risk factors. Okay. So the next question is, what are the risks of cataract surgery? So like any surgery, cataract surgery also has many potential risks. Some after on both eyes in a single session. Yes, nowadays it is being performed, but it is more of a personal choice for the doctor. I do not prefer it. I do not prefer operating on both the eyes on same day. I usually take at least a gap of 2 to 3 days. It is more comfortable for the patient, and it is also advisable not to do surgery on the same day because of the risk, like some of the risk factors. Okay. So the next question is, what are the risks of cataract surgery? So like any surgery, cataract surgery also has many potential risks. The most common, dangerous being the infection or endophthalmitis, which happens after surgery. Then there are some minor things like redness in the eyes, scleritis, or pain, watering. So a lot of things can happen. But usually when we are taking all the precautions and when you are in the hands of an experienced surgeon,
the risk percentage is very, very minimum these days because we are doing it through a small incision. And earlier the incision was larger, it was 6 to 7 millimeters, and stitches were applied to close it. So there were more chances of infection. But nowadays, because of the smaller incision and because of a better OT, environment, the risks are very less these days. Are there any side effects? Side effects and risks are more or less same. There are no side effects of cataract surgery. Okay. So when your lens is not working properly, we are replacing it. So there will be no side effect of it. But if sometimes if you have put a multifocal lens, you can have very minor effects like glare or halos. You may see a little, blurring of objects around the objects, halos around the objects. So these are minor things which can happen. If the surgery has went well and your lens is centered properly, then there are hardly any side effects. Is there any other alternative? I covered it, I think, briefly, very briefly. So presently, there is no alternative for cataract surgery. There are no effective drops which can dissolve your cataract in your eye or which can even prevent it from progressing. So right now, the only option is cataract surgery. Research is going on. Yes, there are some drops which are being researched, which are seen in the animal models to clear the cataract, but in humans, not yet. So the only optimum treatment for cataract is cataract surgery at the right time, not too early, not too late. So you have to decide when it is the right time for surgery and then go for it. So next question is from Manita. What happens if we don't treat cataracts? So right. So what will happen? Like I told you earlier in the staging of the cataract, it goes on, increasing in intensity. So when you have a nuclear cataract, the nucleus keeps on becoming big and hard. So when it becomes grade 4 or grade 5, okay, it is called a brown cataract. That time it is difficult to remove it through a small incision, as is understandable, because when you are trying to break something hard inside the eye, which is like very delicate, it has very delicate structures around the lens also. So when you're trying to break a hard cataract inside, you can damage the surrounding structures. Okay. And another thing, what happens is in a cortical cataract, when the cataract goes very mature, it becomes white in tumors and it becomes swollen. It can cause a space crunch in your eye. It can cause glaucoma, और it can start leaking. उसके बाद आंख में inflammation या uveitis हो जाता है. तो ये सारे complications होते हैं in hypermature cataract. So we should definitely not wait for them to happen and get the surgery done at the right time, because surgery done at the right time has the minimum risks. So another one is, how does it take to recover from cataract surgery? So with the newer technique and topical anesthesia, without any injection, the recovery is very fast. All the patients are very comfortable the next day, and most of them are reading 6 the next day. So the recovery is really faster with the newer technique. I think we have covered this, Rohan. Potential complications and side effects of cataract surgery. Potential camp, you are operating on a hypermature cataract and your eye structures are weak because of old age or because of some other reasons, because of some other disease in the eye like inflammation. उस समय जब आप surgery कर रहे हो and you're trying to remove that cataract, sometimes it can damage the surrounding structures, and very rarely the lens or the cataract can drop inside the eye. It can fall in the vitreous in front of retina. So these are all very rare complications. And nowadays, because again of good techniques, they happen very less frequently, and especially if you get it done at the right time, then the chances of complications are also less. Okay, so thank you all of you for attending this, for sparing your time. I hope it was informative for you. It was really nice doing this. So take care and stay safe, all of you. Thank you. Namaste.